इस वीडियो में मैं प्रोनाउन के पार्ट 14 की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कुछ एडवांस प्रयोग हैं प्रोनाउन के। कहता है कि यदि विच का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हो, मतलब विच के पहले जो भी नाउन आया हो वह ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तथा नॉन डिफाइनिंग हो, तो नॉन डिफाइनिंग आप कॉमा से पकड़ लेंगे, तथा नॉन डिफाइनिंग हो किंतु इसका एंटीसीडेंट एक क्लॉज हो। एक क्लॉज किसको कहते हैं? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, वह क्लॉज कहलाता है। एक क्लॉज के लिए एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। तो एंटीसीडेंट के रूप में क्या हो? एक क्लॉज हो। तो विच को वाक्य से नहीं हटाया जा सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में विच को हम नहीं हटाएंगे। जैसे यू आर ए लायर विच आई नो, तुम झूठा हो जिसे मैं जानता हूं। तो देखिए यू सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गया, इसलिए यह क्लॉज है। यह ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसको समझना है कि यह ऑब्जेक्ट के रूप में क्लॉज कैसे है। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब आपका यहाँ है, आई नो दैट यू आर ए लायर, मैं जानता हूं कि तुम झूठा हो। तो नो वर्ब है, अब वर्ब के बाद आ रहा है, तो यह किस रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो इस परिस्थिति में विच को हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है। अगला है शी इज वेरी ब्यूटिफुल विच एवरीबडी नोज। अब देखिए यह एक क्लॉज है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है इसमें, तो यह सब्जेक्ट वर्ब रहने के चलते यह क्लॉज है। और यह ऑब्जेक्ट के रूप में है। कैसे? यहां पर से आप पकड़ लिए थे, सब्जेक्ट यहां पर है, सब्जेक्ट और वर्ब यहां पर है, तो यही ना शुरू में आएगा कि आई नो दैट यू आर ए लायर। तो उसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे। सब एवरीबडी सब्जेक्ट हो गया, नोज जो है सो आपका वर्ब हो गया, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा? एवरीबडी नोज दैट शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो नो वर्ब के बाद ही आ रहा है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे वाक्य में से हम रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं हटा सकते हैं जब कोई क्लॉज जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ हो। एक क्लॉज, दोनों क्लॉज है। क्लॉज कैसे है? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब है। तो क्लॉज यह ऑब्जेक्ट के रूप में है, जिसको हमने तोड़ के बताया। फिर से एक बार देख लें कि कोई पूछे कि यू आर ए लायर ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे है, तो कहेंगे देखिए विच आई नो, तो काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट और वर्ब यहां पर है। तो आई नो दैट यू आर ए लायर, तो वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। उसी तरह से एवरीबडी नोज दैट शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो सब्जेक्ट हो गया, एवरीबडी नोज वर्ब हो गया, यह ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो कोई क्लॉज यदि ऑब्जेक्ट के रूप में आया हो तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन को आप नहीं हटा सकते। ठीक है। अगला नोट में देखिए, यू आर द मैन हु सपोर्ट्स अस। इसमें मैन के लिए हु आया है, इसका मतलब यह पर्सन सब्जेक्ट के रूप में होगा। तो पर्सन के लिए हु भी ला सकते हैं, दैट भी ला सकते हैं। तो यदि पर्सन जो है सब्जेक्ट के रूप में है, तो उस वाक्य से हम हु या दैट को हटा नहीं सकते हैं, रहेगा। जैसे देखिए दिस इज द लायन विच या दैट किल्ड योर काउ, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर विच या दैट आया है। तो अब कहेंगे कि सब्जेक्ट हमको नहीं समझ में आया कि यह सब्जेक्ट के रूप में है, तो पता लग जाएगा। देखिए
द मैन सपोर्ट्स अस, सब्जेक्ट है। द मैन सपोर्ट्स अस। द लायन किल्ड योर काउज, तुम्हारे गाय को किसने मारा? लायन ने। हम लोग को सपोर्ट कौन करता है? आप ही वो आदमी है, द मैन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो सब्जेक्ट के रूप में रहा, तब वैसे स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अगला देखें, यदि टू बी वर्ब मतलब इज आर एम वाज वेयर, टू बी वर्ब के बाद कंप्लीमेंट के रूप में, टू बी वर्ब के बाद कंप्लीमेंट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में कोई नाउन हो, कोई नाउन हो तथा रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नॉन डिफाइनिंग हो, तो नॉन डिफाइनिंग आप पकड़ लेंगे कॉमा से। नाउन आया है और यह नाउन किस रूप में हो? टू बी वर्ब के बाद कंप्लीमेंट के रूप में कोई नाउन हो। अब जैसे देखिए, ही इज मिस्टर जॉन, नाउन है, अगर इसको हटा देंगे तो वाक्य पूरा होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर मिस्टर जॉन जो नाउन है वह कंप्लीमेंट के रूप में है, क्योंकि वह ही इज के अर्थ को पूरा कर रहा है। तो कंप्लीमेंट किसको कहते हैं? जो टू बी वर्ब, इज आर एम वाज वेयर, इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। टू बी वर्ब के अर्थ को पूरा करता है उसको कंप्लीमेंट कहते हैं। इसका मतलब मिस्टर जॉन यहाँ नाउन है और यह कंप्लीमेंट के रूप में इज वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहा है। तो क्या कहता है? तो ही इज मिस्टर जॉन हु इज आवर क्लास टीचर, कॉमा के बाद आया है। तो ऐसे वाक्य में आप जो है नॉन डिफाइनिंग प्रयोग में हु को आप हटा नहीं सकते हैं। जैसे ही इज मिस्टर जॉन, लेकिन इसको हटाने में आप जो है नॉन डिफाइनिंग है, तो आप इस नॉन डिफाइनिंग को ला कर करके कैसे इसको हटा सकते हैं से देख लीजिए। कॉमा देना ही होगा क्योंकि नॉन डिफाइनिंग को व्यक्त करना है। अब इसको आप ऐसे जो है सो हु को हटा सकते हैं, ही इज मिस्टर जॉन कॉमा आवर क्लास टीचर, ऐसे इसको आप बना सकते हैं। जॉन हु इज माई फ्रेंड इज ए सिंगर, तो देखिए ए सिंगर नाउन है जो कंप्लीमेंट के रूप में इज वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहा है। ऐसे तो इसको हटाना नहीं चाहिए, लेकिन आप कॉमा को रख करके आप हटा सकते हैं। जैसे जॉन कॉमा दे देंगे, जॉन कॉमा माई फ्रेंड कॉमा इज ए सिंगर, ऐसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यदि टू बी वर्ब के बाद कंप्लीमेंट के रूप में कोई नाउन हो तथा रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो और डिफाइनिंग हो, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन को हटा सकते हैं। हटा सकते हैं इसको, लेकिन कॉमा देना होगा। अगर कॉमा हटा करके आप नहीं, इसको कॉमा अगर नहीं देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, कॉमा देना होगा इसमें। अगला देखिए, डिफाइनिंग प्रयोग में भी, डिफाइनिंग मतलब डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग प्रयोग में भी नॉमिनेटिव केस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस फुल वर्ब को, डिफाइनिंग प्रयोग में नॉमिनेटिव केस हो तो रिलेटिव प्रोनाउन प्लस फुल वर्ब को हटाकर उसके बदले प्रायः पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं डिफाइनिंग में।
तो डिफाइनिंग में कॉमा नहीं रहेगा। जैसे आई नो द गर्ल हु इज डांसिंग, तो देख रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस में है, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आया है, तो कैसे हटाए? आई नो द गर्ल डांसिंग, यह आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, आईएनजी लगा के किया जाता है। मैं जानता हूं उस लड़की को जो नाच रही है। एनीवन हु कम्स लेट विल बी पनिश्ड, तो एनीवन सीधे वो हटा कर करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिए। एनीवन कमिंग लेट विल बी पनिश्ड। इसका और एग्जाम्पल देखिए, डिफाइनिंग है, तो डिफाइनिंग वाक्य में नॉमिनेटिव केस यदि हो तो वैसे वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन तथा फुल वर्ब को हटा सकते हैं और उसके बदले जो मेन वर्ब आएगा उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी लगा करके भी आप बना सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, पार्टिसिपल के रूप में एक पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, उसको देखें। all the persons who were injured in the accident was taken, तो where आ जाएगा, persons नहीं, were taken to the hospital. अब देखिए ऐसे वाक्य में देखिए यहाँ पर इंजर्ड है, ऑल द पर्सन, सारे व्यक्ति जो इस घटना में इंजर्ड हुए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑल पर्सन्स, डायरेक्ट लाइए इंजर्ड, तो ये आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। all persons injured in the accident were taken to hospital. इसमें दी का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे हॉस्पिटल के पहले, क्योंकि बताए थे आर्टिकल में कि वैसे स्थान पर जाना जहां जाने के पीछे उद्देश्य खुद पता लग जाए तो उस स्थान के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। हॉस्पिटल में जा रहे हैं मतलब इलाज कराने के लिए, या डॉक्टर है तो हम इलाज करेंगे, तो ऐसे में स्कूल है, कॉलेज है, टेम्पल है, मॉस्क है, हॉस्पिटल है, जेल है, ठीक है, चर्च है, तो वैसे जगह जाना जहां स्वयं लक्ष्य पता लग जाए कि किस लिए जा रहे हैं तो उसमें दी का प्रयोग नहीं करते। अब दो बात इसमें एक समझिए, द बॉय कमिंग हियर इज राम्स ब्रदर। इस वाक्य को आप समझिए, जो उसमें बताए थे उसमें से लाए हैं। यदि नाउन के बाद यदि सीधा भी4 आ रहा है, नाउन के बाद सीधा यदि भी4 आ रहा है तो उसमें समझिए कि नाउन के बाद इसमें रिलेटिव प्रोनाउन जरूर छिपा हुआ रहता है।
वह आदमी जो आ रहे हैं या आते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी वाक्य रह सकता है। अगर V4 है तो इसका हिंदी जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी आ सकता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी आप हिंदी कर सकते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। दोनों टेंस में इसका हिंदी हो सकता है। तो इसका हम दो हिंदी कर सकते हैं। वह लड़का जो यहाँ आता है राम का भाई है, ऐसा भी कह सकते हैं। या वह लड़का जो यहाँ आ रहा है राम का भाई है। तो इसमें आपने क्या देखा कि नाउन के बाद डायरेक्ट यदि V4 आ रहा है तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन जरूर छिपा हुआ रहेगा। तो चूंकि यहाँ पर व्यक्ति है तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या छिपा हुआ है? हु छिपा हुआ है, हु छिपा हुआ है। तो जब V4 रहता है तो यह V4 जो है इसका अर्थ एक्टिव वॉइस में होता है, मतलब सब्जेक्ट खुद काम करता है। ये पहली बात को याद रखिए। जैसे द बॉय क्रॉसिंग द रोड, वह लड़का जो रोड पार कर रहा है, इज मोहन्स ब्रदर, वह मोहन का भाई है, और इसका एक्टिव वॉइस में अर्थ होता है। दूसरा देखिए, द बॉय पनिश्ड, ये देखिए यहां पर सीधे V3 आ रहा है। द बॉय पनिश्ड यस्टरडे वाज इनोसेंट। यदि सब्जेक्ट के बाद यदि नाउन जो आया और डायरेक्ट V3 आ गया तो निश्चित रूप से इसके बीच में रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ रहेगा। चूंकि व्यक्ति है इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु छिपा हुआ है, क्योंकि द बॉय वाज इनोसेंट सब्जेक्ट के रूप में है। रिलेटिव प्रोनाउन जो V4 कर दिए थे तो इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कौन छिपा हुआ है? हु छिपा हुआ है। और V3 रहने पर इसका अर्थ पैसिव वॉइस में हो जाएगा, अब V4 रहने पर एक्टिव वॉइस में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द बॉय हु वाज पनिश्ड, जिसको दंडित किया गया, हु वाज पनिश्ड यस्टरडे वाज इनोसेंट। तो इस महत्वपूर्ण बात को याद रखिएगा, क्योंकि आज के समय में बिल्कुल यही प्रयोग चलता है, रिलेटिव प्रोनाउन को ऐसे स्थिति में छुपा देता है। क्योंकि कंप्लीमेंट के रूप में कोई नाउन आ रहा है, देखिए कंप्लीमेंट के रूप में आ रहा है, नाउन आ सकता है या एडजेक्टिव आ रहा है। तो इस स्थिति में इसको जो है सो पार्टिसिपल के रूप में किया गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वो एक्टिव वॉइस में होगा, अगर V3 है तो वह पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, एक नोट इसमें और देखिए, इसको एग्जाम्पल से ही हम समझा रहे हैं। I have invited मिस्टर जॉन। अब देखिए कॉमा दे दिए हैं, इसका मतलब नॉन डिफाइनिंग है।
who lives here in Mumbai, who lives in Delhi, and who comes here twice a month. अब देखिए, आई हैव इन्वाइटेड मिस्टर जॉन, तो हु आएगा, कॉमा दिया हुआ है मतलब नॉन डिफाइनिंग है। हु लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली आते हैं। एंड हु कम्स हियर ट्वाइस ए मंथ, और जो यहाँ महीने में एक बार आते हैं। तो यदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग एंड से जोड़ करके दो बार किया गया हो, एक तो यहाँ पर आया हु और एक यहाँ पर भी आया हु, तो इस तरह के वाक्य में आप क्या करेंगे कि जो दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है उसको आप हटा देंगे, उसको देने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव इन्वाइटेड मिस्टर जॉन हु लिव्स इन दिल्ली एंड कम्स हियर ट्वाइस ए मंथ। तो जहां पर डबल रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है एंड से जुट करके, तो वैसे स्थिति में जो अंतिम वाला आता है उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, तो यह पार्ट आपका 14 था। फिर अगले पार्ट में हम प्रोनाउन के और विशेष प्रयोग की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।